नमस्ते दोस्तों, अब हम सुनने जा रहे हैं द वुमन इन वाइट का पार्ट 3। उम्मीद है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बेहद ही पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, पार्ट 3 शुरू करने से पहले हम पार्ट 2 के आखिरी हिस्से पे एक नज़र डालते हैं। हम देखते हैं कि कैसे मिस हेलकॉम मिस्टर हार्टराइट को समर हाउस में लेकर जाती है और वहाँ बातचीत के दौरान अपने सौतेली बहन यानी कि मिस लॉरा फेयरली के बारे में बताती है। वह यह बताती है कि मिस फेयरली की सगाई तय हो चुकी है। यह सुनकर मिस्टर हार्टराइट का दिल टूट जाता है। अब हम सुनते हैं द वुमन इन वाइट का पार्ट 3। मिस्टर हार्टराइट अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए, तेज पतझड़ की ठंडी हवा जो हमारे पैरों के पास बिखरे सूखे पत्तों को उड़ाकर ले जा रही थी। अचानक मुझे ठंड लगने लगी, जैसे मेरी अपनी बेकार आशाएं भी उन्हीं सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ रही हो। आशाएं, चाहे वो मुझसे सगाईशुदा हो या नहीं, वह फिर भी मुझसे उतनी ही दूर थी। क्या कोई और आदमी मेरी जगह होता तो उसे याद रखता? नहीं, अगर उसने उससे मेरे जितना प्रेम किया होता। वह पीड़ा गुजर गई और अब केवल सुन कर देने वाला दर्द बाकी रह गया। मैंने फिर मिस हेलकॉम का हाथ अपने हाथ पर कसते हुए महसूस किया। मैंने सिर उठाकर उन्हें देखा। उनकी बड़ी काली आंखें मुझ पर टिकी थी। मेरे चेहरे का रंग बदलते देख दंग रह गई थी, जिसे मैं खुद महसूस कर रहा था और जो वह भी देख रही थी। उन्होंने कहा, इसे कुचल दो। यहाँ जहाँ तुमने उसे पहली बार देखा था, इसे कुचल दो। किसी औरत की तरह इससे डर मत जाओ। इसे फाड़ दो, पुरुष की तरह पैरों तले रौंद दो। उनके कहने का दबा हुआ उत्साह, उनकी इच्छा की ताकत जो उनकी नज़र और हाथ की पकड़ में झलक रही थी, मेरे भीतर भी ताकत भर गई। हम दोनों कुछ समय चुपचाप खड़े रहे। उस समय के अंत तक मैंने उनके विश्वास को सही साबित कर दिया। कम से कम बाहर से तो मैं अपने आप को संभाल सका। मैंने कहा, क्या आप समझती है कि मैं फिर अपने आप में आ गया हूँ? और आगे बढ़कर फिर मैंने कहा, इतना अपने आप में कि आपकी और उसकी क्षमा मांग सकूं। इतना अपने आप में कि आपके सलाह के अनुसार चलूं और अपना आभार इसी तरह दिखाऊं, अगर और किसी तरह नहीं दिख सकता। उन्होंने उत्तर दिया, आपने पहले ही साबित कर दिया है मिस्टर हार्टराइट। अब हमारे बीच कोई राज नहीं रहा। मैं आपसे यह नहीं छिपा सकती कि मेरी बहन ने अनजाने में क्या बता दिया है। आपको उसके लिए जाना होगा और अपने लिए भी। यहाँ रहना, हमारे घुलना घुलना मिलना, चाहे बाकी सब में निर्दोष हो, उसके मन को अस्थिर कर चुका है और उसे दुखी कर रहा है। मैं जो उससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, जिसने उसकी पवित्र और मासूम प्रकृति पर वैसा ही विश्वास किया है जैसा अपने धर्म पर करती हूँ, जानती हूँ कि वह खुद को दोषी मानते हुए कितना दुख झेल रही है। मैं यह नहीं कहती, अब कहने का कोई मतलब नहीं, कि उसकी सगाई ने कभी उसके मन में प्रेम की जगह बनाई होगी। यह सगाई इज्जत की वजह से है, प्रेम की वजह से नहीं। उसके पिता ने मरते समय इसे मंजूरी दी थी। मिस फेयरली के पिता ने 2 साल पहले इसे मरते समय मंजूरी दी थी। यह रिश्ता इज्जत की वजह से है, बल्कि प्रेम की वजह से नहीं। उसने खुद तो इसे खुशी से स्वीकार न किया, न ही इससे भागी। वह बस इसे निभाने के लिए तैयार थी,
जब तक आप यहाँ नहीं आए थे वह उन सैकड़ों औरतों की तरह थी जो बिना किसी विशेष आकर्षण या घृणा के पुरुषों से विवाह करती है और शादी के बाद उन्हें प्यार करना सीखती है। अगर नफरत करना ना सीखे तो मैं शब्दों से अधिक ईमानदारी से आशा करती हूँ और आपको भी अपने त्यागपूर्ण साहस के साथ आशा करनी चाहिए कि जो नई सोच और भावनाएं उसकी पुरानी शांति और संतोष को बिगाड़ चुकी है वे इतनी गहराई तक नहीं जमी है कि कभी हटाई ना जा सके। आपकी अनुपस्थिति, अगर मुझे आपके सम्मान, साहस और समझ पे इतना विश्वास न होता तो मैं आप पर वैसे भरोसा नहीं करती जैसा अब तक कर रही हूँ। और ये सब बातें मेरी कोशिशों में मदद करेगी और समय हम तीनों की मदद करेगा। यह जानना भी बड़ी बात है कि मेरा आप पर पहला विश्वास पूरी तरह गलत नहीं था। यह भी जानना राहत देता है कि आप उस शिष्य के प्रति जिसकी आपके साथ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण संबंध बन गया है उतनी ही ईमानदार, पुरुषार्थी और विचारशील रहेंगे जितने आप उस अजनबी और बहिष्कृत के प्रति रहे हैं जिसने आपसे मदद मांगी थी। मैंने सोचा फिर से वुमन इन वाइट का जिक्र। क्या मिस फेयरली और मेरे बारे में बातें करते समय एन कैथरीन की याद नहीं आती? और क्या उसे हमारे बीच उस तरह खड़ा नहीं कर देती जैसे कोई ऐसी विपत्ति हो जिससे बचना असंभव हो? मैंने कहा, मुझे बताइए कि मैं मिस्टर फेयरली से अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए क्या माफ़ी मांगूं? माफ़ी स्वीकार होने के बाद मुझे कब जाना चाहिए बताइए, मैं पूरी तरह आपकी सलाह मानूंगा। उसने उत्तर दिया, समय हर तरह से महत्वपूर्ण है। आपने आज सुबह सुना ही है कि मैंने अगले सोमवार का जिक्र किया था और यह कि बैगनी कमरे को व्यवस्थित करना जरूरी है। सोमवार को जिस अतिथि के आने की उम्मीद है वह और स्पष्ट करे, इसका मैं इंतज़ार नहीं कर सका। अब जब मुझे सच पता था, नाश्ते की मेज पर मिस फेयरली की नज़र और व्यवहार से मुझे साफ समझ आ गया कि लिमरिज हाउस में आने वाला अतिथि उसका भावी पति है। मैंने इसे मन से हटाने की कोशिश की, पर उस समय मेरे भीतर कुछ ऐसे उठा जो मेरी अपनी इच्छा से भी शक्तिशाली था और मैंने मिस हेलकॉम को रोकते हुए कहा, मुझे आज ही जाने दीजिए। मैंने कटु स्वर में कहा, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। वह बोली, नहीं, आज नहीं। मिस्टर फेयरली को आपके जाने का जो एकमात्र कारण बताया जा सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले कोई अप्रत्याशित मजबूरी आपको जाने पर मजबूर कर रही है। नहीं, आज नहीं, उसने जवाब दिया। आपके जाने का जो एकमात्र कारण आप मिस्टर फेयरली को बता सकते हैं वह यह होना चाहिए कि कोई अनदेखी मजबूरी आपको तुरंत लंदन लौटने की अनुमति मांगने पर मजबूर कर रही है। आपको कल तक इंतज़ार करना होगा ताकि आप उन्हें यही बता सके जब डाक आएगी, क्योंकि तब वह आपके योजनाओं में अचानक हुए बदलाव को लंदन से आए पत्र से जोड़कर समझ लेंगे। सबसे मासूम तरह के झूठ तक पर उतरना कितना दुखद और घिनौना होता है, लेकिन मैं मिस्टर फेयरली को जानती हूँ। अगर आपने एक बार भी उनके मन में यह शंका जगा दी कि आप उनके साथ खेल रहे हैं तो वह आपको जाने नहीं देंगे। शुक्रवार सुबह उनसे बात कीजिए, उसके बाद अपने अधूरे काम को अपने नियोक्ता के हित में यथासंभव व्यवस्थित छोड़िए और शनिवार को इस जगह को छोड़ दीजिए। तब तक आपके लिए मिस्टर हार्टराइट और हमारे लिए यह पर्याप्त समय होगा। मैं उसे आश्वस्त करने ही वाला था कि मैंने उसके कहे अनुसार बिल्कुल ठीक तरह से काम करूँगा,
कि तभी हमें झाड़ियों की तरफ से तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई घर से बाहर निकलकर हमारी तरफ आ रहा था। मेरे गालों में खून दौड़ गया और फिर लौट गया। क्या वह तीसरा व्यक्ति जो इतनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था मिस फेयरली हो सकती थी? यह मेरे लिए राहत थी, क्योंकि मेरी स्थिति उसके प्रति पहले ही इतनी दयनीय निराशाजनक हो चुकी थी। जब वह व्यक्ति सामने आया और समर हाउस के पास खड़ा होकर पता चला कि वह तो सिर्फ मिस फेयरली की नौकरानी है, लड़की ने थोड़े घबराए और असंतुलित अंदाज में कहा, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ मिस? मिस हेलकॉम सीढ़ियाँ उतरकर झाड़ियों की तरफ गई और नौकरानी के साथ कुछ कदम चलकर अलग खड़ी हो गई। मैं अकेला रह गया। मेरे मन में एक गहरी उदासी और निराशा की भावना भर गई, ऐसी भावना जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मेरा मन अपने पास लौट आया, उस सोच में कि मैं जल्द ही अपने अकेलेपन और निराशा से भरे लंदन वाले घर लौटूंगा। अपनी दयालु और वृद्ध माँ की याद आई और अपनी बहन की, जो मेरी सफलता की खबरों पर कितनी खुशी मनाती थी कम्बरलैंड में। यह सोचकर मुझे शर्म और ग्लानि महसूस हुई कि अब जाकर पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उनसे कितने समय से दूर रहा हूँ। ये पुरानी उपेक्षित दोस्त जैसे फिर मेरे पास लौट आई। मेरी माँ और बहन, मैं अपने टूटे हुए कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपने दुखद राज का खुलासा करते हुए उनके पास लौटूंगा तो वे क्या महसूस करेगी? वे जिन्होंने उस आखिरी खुशहाल रात में हेम्पस्टेड के कुटीर में मुझसे आशा से भरी विदाई ली थी। अब मुझे फिर से एन कैथरीन की याद सताने लगी थी। अब तो माँ और बहन के साथ उस विदाई की शाम की याद भी मेरे पास तभी आती थी जब वह दूसरी याद चांदनी रात में लंदन लौटते समय की उसके साथ जुड़ जाती थी। इसका मतलब क्या था? क्या वह और मैं फिर से मिल सकते थे? कम से कम यह संभव तो था। क्या उसे पता था कि मैं लंदन में रहता हूँ? हाँ, मैंने उसे बता दिया था, या तो उस अजीब सवाल से पहले या बाद में, जब उसने मुझसे शक की नज़र से पूछ लिया था कि क्या मैं बैरनेट जैसे ऊंचे रुतबे वाले कई लोगों को जानता हूँ। पहले या बाद में, तब मेरा दिमाग इतना शांत नहीं था कि याद कर पाता कि कौन सा पहले था। कुछ मिनट बीते, तब मिस हेलकॉम ने नौकरानी को विदा किया और मेरे पास लौट आई। अब वह भी घबराई हुई और अस्थिर दिख रही थी। उसने कहा, हमने वह सब तय कर लिया है जो जरूरी था मिस्टर हार्ट्राइट। हमने एक दूसरे को वैसे समझ लिया है जैसे दोस्तों को समझना चाहिए। अब हम तुरंत घर लौट सकते हैं। सच कहूँ तो मैं लॉरा को लेकर चिंतित हूँ। उसने संदेश भेजा है कि वह मुझे तुरंत बुलाना चाहती है और नौकरानी बता रही है कि उसकी मालकिन आज सुबह मिली एक चिट्ठी से बहुत परेशान है। वही चिट्ठी होगी जो मैंने यहाँ आने से पहले घर भेजी थी। हम दोनों जल्दी जल्दी झाड़ियों के रास्ते वापस चल पड़े। भले ही मिस हेलकॉम ने अपनी तरफ से जो ज़रूरी था वह कह दिया था, लेकिन मैंने अभी तक अपने मन में जो कहना चाहा था वह सब नहीं कहा था। जिस क्षण मुझे यह पता चला कि लिमरिज हाउस में आने वाला अतिथि मिस फेयरली का होने वाला पति है, उसी समय से मेरे मन में एक कड़वी जिज्ञासा, जलती हुई ईर्ष्यापूर्ण बेचैनी पैदा हो गई थी कि वह कौन है। हो सकता है कि भविष्य में उसे पूछने का अवसर आसानी से न मिले, इसीलिए मैंने घर लौटते समय जोखिम उठाकर पूछ ही लिया।
मैंने कहा, अब जब आप इतनी कृपा करके बता रही है कि हम दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं मिस हेलकॉम, और आप निश्चिंत हैं कि मैं आपके धैर्य के लिए आभारी हूँ और आपकी इच्छा का पालन करूँगा, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं हिचकिचाया। मैंने खुद को मजबूर करके उसके बारे में सोचा था, लेकिन उसके बारे में बोलना, खासकर उसे उसका होने वाला पति कहकर, और भी कठिन था। मिस फेयरली से सगाई किए हुए सज्जन कौन है? वह स्पष्ट रूप से अपनी बहन से मिले संदेश में इतनी उलझी हुई थी कि उसने जल्दी जल्दी और अनुपस्थित भाव से जवाब दिया, हैम्पशायर में बड़ी संपत्ति वाला एक सज्जन। हैम्पशायर? एन कैथरीन का जन्म स्थान? फिर से और बार बार वुमन इन वाइट। इसमें कोई न कोई अनहोनी छिपी हुई थी। मैंने जितना हो सके उतना शांत और बेपरवाह होकर पूछा, और उनका नाम? उसने कहा, सर पर्सिवल ग्लाइड। सर पर्सिवल? एन कैथरीन का वह सवाल, वह शक भरा सवाल जिसमें उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं बैरनेट जैसे रुतबे वाले पुरुषों को जानता हूँ। मिस हेलकॉम के समर हाउस से लौटने पर मेरे दिमाग से मुश्किल से ही यह हट पाया था कि उसकी अपनी जवाब ने उसे फिर से जगा दिया। मैं अचानक रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। सर पर्सिवल ग्लाइड, उसने दोहराया, जैसे उसे लगा कि मैंने उसका पहला जवाब नहीं सुना, और बेचैनी छिपा न सकने की हालत में मैं पूछा, नाइट है या बैरनेट? वह एक पल रुकी, फिर कुछ ठंडेपन से बोली, ज़रूर बैरनेट। इसके बाद रास्ते भर दोनों तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा गया। मिस हेलकॉम तुरंत अपनी बहन के कमरे की तरफ गई और मैं अपने स्टूडियो में जाकर मिस्टर फेयरली की वे सारे ड्राइंग्स ठीक करने लगा जिन्हें मैंने अभी तक लगाकर व्यवस्थित नहीं किया था और जिन्हें अब मैं दूसरे के भरोसे सौंपने वाला था। अब जब मैं अकेला था, उन विचारों ने मुझे घेर लिया जिन्हें अब तक मैंने दबा कर रखा था। ऐसे विचार जो मेरी स्थिति को और भी कठिन बना रहे थे। वह विवाह करने वाली थी और उसका होने वाला पति सर पर्सिवल ग्लाइड था, एक बैरनेट का पद पाने वाला आदमी और हैम्पशायर में संपत्ति का मालिक। इंग्लैंड में तो सैकड़ों बैरनेट थे और हैम्पशायर में दर्जनों जमींदार। सामान्य प्रमाणों के आधार पर तो मेरे पास अब तक कोई कारण नहीं था कि मैं सर पर्सिवल ग्लाइड को वुमन इन वाइट द्वारा मुझसे पूछे गए शक भरे सवाल से जोड़ सकूं। फिर भी मैंने उसे उनसे जोड़ दिया। क्या ऐसा इसलिए था कि अब वह मेरे दिमाग में मिस फेयरली से जुड़ गया था और मिस फेयरली खुद एन कैथरीन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस रात जब मैंने उनसे छिपी हुई भयानक समानता देखी थी। क्या सुबह की घटनाओं ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मैं किसी भी भ्रम के सामने बेबस हो गया था जिससे सामान्य घटनाएं या संयोग मेरे दिमाग में सूझा सकते थे। कहना असंभव था। मैं सिर्फ इतना महसूस कर सकता था कि समर हाउस से लौटते समय मिस हेलकॉम और मेरे बीच जो बातें हुई थी उन्होंने मुझे अजीब तरह से प्रभावित किया था। भविष्य के अंधेरे में छिपे किसी अनजाने खतरे का पूर्वाभास मुझ पर भारी पड़ रहा था। यह संदेह कि कहीं मैं पहले ही घटनाओं की ऐसी श्रृंखला से जुड़ तो नहीं गया हूँ जिसे मेरा कम्बरलैंड से विदा होना भी तोड़ न पाएगा। यह संदेह कि क्या हम में से
कोई भी अंत को सच में अंत के रूप में देख रहा है या नहीं, मेरे मन पर और गहराता जा रहा था। हालांकि यह पीड़ा बहुत तीखी थी, फिर भी मेरे क्षणिक और उतावले प्रेम के दुखद अंत से उत्पन्न कष्ट की भावना उस और भी गहरे डर से सुन्न सी हो गई थी। ऐसा डर जो अस्पष्ट रूप से आने वाले संकट का संकेत दे रहा था, कुछ ऐसा जो अदृश्य रूप से धमका रहा था और मानो समय हमारे सिर पर तलवार की तरह लटक रहा हो। मैं लगभग आधे घंटे से चित्रों पर काम कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और आश्चर्य से देखा कि मिस हेलकॉम कमरे में अंदर आ गई। उनका चेहरा नाराज़ और परेशान लग रहा था। मैंने उन्हें कुर्सी देने से पहले ही उन्होंने खुद एक कुर्सी उठा ली और मेरे पास बैठ गई। उन्होंने कहा, मिस्टर हार्टराइट, मैंने सोचा था कि आज कम से कम हमारे बीच सारे दुखद विषय समाप्त हो चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई छिपी हुई शरारत मेरी बहन को उसके होने वाले विवाह के बारे में डराने के लिए की जा रही है। आपने देखा था कि मैंने माली को घर भेजा था, साथ में मिस फेयरली के नाम एक अजीब लिखावट में लिखा हुआ पत्र भी भेजा था। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल देखा था। वह बोली, वह पत्र बिना नाम वाला है, एक घिनौना प्रयास जिससे मेरी बहन के मन में सर पर्सिवल ग्लाइड के बारे में गलत धारणा पैदा की जाए। इस पत्र ने उसे इतना परेशान और भयभीत कर दिया है कि उसे संभालना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है। किसी तरह मैंने उसके मन को शांत कर उसे थोड़ी देर के लिए अपने पास से जाने दिया और यहाँ आ सकी। मुझे पता है कि यह पारिवारिक मामला है जिसमें मुझे आपसे सलाह करनी चाहिए और इसमें आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, माफ़ कीजिए मिस हेलकॉम, मिस फेयरली की खुशी या आपकी खुशी से जुड़ी किसी भी बात में मुझे पूरी दिलचस्पी और चिंता है। वह बोली, यह सुनकर अच्छा लगा। घर में या बाहर आप ही अकेले व्यक्ति हैं जो मुझे सही सलाह दे सकते हैं। मिस्टर फेयरली उनकी तबीयत और हर तरह की कठिनाइयों और रहस्य से डर के कारण मदद के लायक नहीं है। पादरी अच्छा तो है, लेकिन कमज़ोर आदमी है जो अपने सामान्य कामों के अलावा कुछ नहीं जानता, और हमारे पड़ोसी बस वही सामान्य परिचित है जिन्हें मुश्किल समय में परेशान नहीं किया जा सकता। मुझे यह जानना है कि क्या मुझे तुरंत उस पत्र लिखने वाले को खोजने के लिए कदम उठाने चाहिए या मुझे इंतज़ार करके कल मिस्टर फेयरली के कानूनी सलाहकार से मदद लेनी चाहिए। यह शायद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एक दिन पाने या खोने का। बताइए, आप क्या सोचते हैं मिस्टर हार्टराइट? अगर मजबूरी ने मुझे पहले ही आपसे बहुत नाजुक हालत में बात करने के लिए मजबूर न किया होता तो शायद मेरी असहाय स्थिति भी मेरे लिए कोई बहाना न होती। लेकिन जैसा कि हालत है, हमारे बीच जो कुछ हुआ है उसके बाद यह गलत नहीं होगा कि मैं भूल जाऊं कि आप सिर्फ 3 महीने से मेरे दोस्त हैं। इतना कहकर उन्होंने मुझे पत्र दिया। वह बिना किसी संबोधन के सीधे इस तरह शुरू हुआ, क्या आप सपनों पर विश्वास करती है? मैं उम्मीद करता हूँ अपने ही भले के लिए कि आप करती है। देखिए, शास्त्र में सपनों और उनके सच होने के बारे में क्या कहा है। उत्पत्ति 40:8
41-25, दानियल 4:18-25। और मेरा भेजा हुआ चेतावनी पत्र समय रहते देख लीजिए। कल रात मैंने आपके बारे में सपना देखा मिस फेयरली। मैंने सपना देखा कि मैं चर्च की वेदी की रेलिंग के अंदर खड़ा हूँ। मैं वेदी की तरफ और पादरी अपने सफ़ेद वस्त्र और प्रार्थना पुस्तक के साथ दूसरी तरफ। कुछ देर बाद चर्च के गलियारे से एक पुरुष और एक स्त्री हमारी तरफ आ रहे थे विवाह करने के लिए। आप वही स्त्री थी, सफ़ेद रेशमी सुंदर पोशाक और लंबा सफ़ेद लेस वाला घूंघट पहने आप इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि मेरा दिल आपके लिए दया से भर गया और मेरी आँखों में आंसू आ गए। वे आंसू दया के थे, युवती जिन्हें ईश्वर आशीर्वाद देता है। वे सामान्य रोज़मर्रा के आंसू की तरह आँखों से गिरने के बजाय 2 रोशनी की किरणों में बदल गए, जो तिरछे होकर उस व्यक्ति की ओर और करीब आती गई जो आपके साथ वेदी पर खड़ा था, जब तक कि वे उसके सीने को छू न ली। वे दोनों किरणें मुझसे और उससे ऐसे जुड़ गई जैसे 2। मैंने उनके साथ देखा और उसके दिल के सबसे भीतर तक देख लिया। जिस आदमी से आप विवाह करने वाली थी, उसका बाहरी रूप देखने में अच्छा था। वह न तो बहुत लंबा था और न ही बहुत छोटा, बीच से थोड़ा छोटा, हल्के रंग का, चुस्त, ऊर्जावान और लगभग 45 साल का दिखता था। उसका चेहरा पीला था, माथे पर गंजापन था, लेकिन सिर के बाकी हिस्से में काले बाल थे। ठुड्डी पर दाढ़ी नहीं थी, लेकिन गालों और ऊपरी ओठ पर भूरी और सुंदर दाढ़ी थी। उसकी आंखें भी भूरी और चमकदार थी। उसकी नाक सीधी, सुंदर और इतनी नाजुक थी कि मानो किसी महिला की हो। उसके हाथ भी वैसे ही थे। उसे कभी कभी सूखी खांसी होती थी और जब वह अपना सफ़ेद दाहिना हाथ मुंह पर ले आता तो उसके हाथ की पीठ पर एक लाल पुराना घाव दिखता। क्या मैंने सही व्यक्ति का सपना देखा था? आप ही बेहतर जानती है मिस फेयरली। आप कह सकती है कि मैं भ्रमित हुई थी या नहीं। आगे पढ़िए। मैंने उसके बाहरी रूप के भीतर क्या देखा है? मैं आपसे विनती करती हूँ, पढ़िए और सीखिए। मैंने उन 2 किरणों के साथ देखा और उसके दिल के भीतर तक देख लिया। वह अंदर से रात जितना काला था और उस पर लाल जलती हुई लिखावट में लिखा था, जो गिर चुके स्वर्गदूत की लिखावट है, बिना दया और बिना पछतावे के। उसने दूसरों के रास्तों में दुख बिखेरा है और वह इस महिला के साथ अपने रास्ते में भी दुख बिखरेगा। यह पढ़ते ही किरणें एक बार और बदल गई और उसके कंधे के पीछे इशारा करने लगी। वहाँ एक राक्षस खड़ा था जो हंस रहा था। फिर किरणें दूसरी बार बदलकर आपके कंधे के पीछे इशारा करने लगी। वहाँ एक रोता हुआ देवदूत खड़ा था। तीसरी बार किरणें सीधे आप और उस आदमी के बीच इशारा करने लगी। वे चौड़ी होती गई और आपको दोनों को अलग कर दिया। पादरी ने विवाह की सेवा की तलाश की, लेकिन वह किताब से गायब थी। वह निराश होकर किताब
बंद कर बैठ गया और मैं आंसुओं से भरी आंखों और धड़कते दिल के साथ जाग गई, क्योंकि मैं सपनों पर विश्वास करती हूँ। आप भी विश्वास कीजिए मिस फेयरली। मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने हित के लिए विश्वास कीजिए। बाइबल में जोसेफ और डैनियल और अन्य लोगों ने सपनों पर विश्वास किया। उस व्यक्ति के अतीत के बारे में जांच कीजिए जिसके हाथ पर घाव है। उससे विवाह करने से पहले मैं यह चेतावनी अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए दे रही हूँ। मुझे आपके भले की चिंता है, जो तब तक बनी रहेगी जब तक मैं सांस लेती हूँ। आप अपनी माँ की बेटी है। आपके मन में कोमलता है और मेरे दिल में भी, क्योंकि आपकी माँ मेरी पहली, मेरी सबसे अच्छी और मेरी अकेली दोस्त थी। यह असाधारण पत्र यहीं समाप्त हो गया, बिना किसी प्रकार के हस्ताक्षर के। लिखावट से कोई सुराग मिलने की संभावना नहीं थी। यह लाइन खींचे हुए कागज पर छोटे औपचारिक अभ्यास पुस्तकों जैसे लिखावट में लिखा गया था, जिसे तकनीकी रूप से स्मॉल हैंड कहा जाता है। यह कमज़ोर और फीकी थी, धब्बों से खराब भी थी, लेकिन इसके अलावा इसमें कोई विशेष पहचान नहीं थी। यह निरक्षर का पत्र नहीं है, मिस हेलकॉम ने कहा, लेकिन साथ ही यह इतना असंगठित है कि यह किसी उच्च वर्ग के शिक्षित व्यक्ति का पत्र नहीं लग सकता। इसमें शादी के कपड़े और घूंघट का जिक्र और कुछ छोटे छोटे शब्दों से लगता है कि इसे किसी महिला ने लिखा होगा। आप क्या सोचते हैं मिस्टर हार्ट्राइट? मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मुझे लगता है कि यह केवल किसी महिला का पत्र नहीं है, बल्कि किसी ऐसी महिला का जिसका दिमाग शायद पागल, मिस हेलकॉम ने सुझाव दिया। मुझे भी यही लगता है। मैंने जवाब नहीं दिया। जब मैं बोल रहा था, मेरी नज़र पत्र की आखिरी पंक्ति पर ठहर गई। आपकी माँ की बेटी का मेरे दिल में कोमल स्थान है, क्योंकि आपकी माँ मेरी पहली, मेरी सबसे अच्छी और मेरी अकेली दोस्त थी। ये शब्द और पत्र लिखने वाली की मानसिक स्थिति पर उठे संदेह दोनों मिलकर मेरे मन में एक विचार पैदा कर रहे थे, जिसे मैं खुलकर कहने से डर रहा था और मन में भी उसे बढ़ावा देने से डर रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी अपनी समझ भी संतुलन खो सकती है। यह सब किसी एक ही छिपे स्रोत और बुरे प्रभाव की ओर इशारा करना लगभग किसी एक तरफ जुनून जैसा लग रहा था। मैंने अपने साहस, अपने दिमाग की रक्षा के लिए तय किया कि मैं बिना ठोस तथ्य के कोई निष्कर्ष नहीं निकालूंगा और उन सभी बातों से दूर रहूंगा जो मुझे अनुमान लगाने के लिए उकसाए। मैंने मिस हेलकॉम से कहा, जिस महिला ने उसे यह पत्र दिया था उससे पूछताछ करनी चाहिए और फिर गांव में अपनी जांच जारी रखनी चाहिए। लेकिन पहले मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। आपने अभी कहा कि हम कल मिस्टर फेयरली के कानूनी सलाहकार से परामर्श करेंगे। क्या उनसे पहले संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है? आज क्यों नहीं? मिस हेलकॉम ने जवाब दिया, मैं इसका कारण तभी समझा सकती हूँ जब मैं कुछ ऐसे व्यक्तिगत विषयों का जिक्र करूँ जो मेरी बहन की शादी से जुड़े हैं और जिन्हें आज सुबह आपको बताना न तो आवश्यक था और न ही उचित। सर पर्सिवल लाइट का यहाँ सोमवार को आने का एक उद्देश्य यह है कि वह शादी की तारीख तय करना चाहता है, जो अब तक पूरी तरह तय नहीं हुई है। वह चाहता है कि यह शादी इस साल के
अंत से पहले हो जाए। मिस फेयरली को इस इच्छा के बारे में पता है? मैंने उत्सुकता से पूछा। उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं है और जो कुछ हो चुका है उसके बाद मैं खुद उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहूंगी कि उन्हें यह सच पता तो। पर पर्सिवल ने अपनी राय सिर्फ मिस्टर फेयरली से साझा की है और उन्होंने खुद मुझे बताया कि वे लॉरा के अभिभावक के नाते उनकी मदद करने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। उन्होंने लंदन में परिवार के वकील मिस्टर गिलमोर को पत्र लिखा है। मिस्टर गिलमोर इस समय कारोबार के सिलसिले में ग्लासगो गए हैं और उन्हें जवाब दिया है कि वे वापस लौटते समय लिमरिज हाउस ज़रूर रुकेंगे। वे कल यहाँ पहुँचेंगे और कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे ताकि सर पर्सिवल को अपनी बात रखने का समय मिल सके। यदि वे असफल हुए तो मिस्टर गिलमोर लंदन लौट जाएंगे और लॉरा के विवाह संधि के लिए निर्देश लेकर जाएंगे। अब आप समझ गए मिस्टर हार्टराइट कि मैं क्यों कह रही हूँ कि कानूनी सलाह लेने के लिए कल तक इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। मिस्टर गिलमोर 2 पीढ़ियों से फेयरली परिवार के पुराने और भरोसेमंद मित्र हैं और हम उन पर विश्वास कर सकते हैं जैसा किसी और पर नहीं कर सकते। विवाह संधि जैसे ये 2 शब्द मेरे कानों में पड़े, ईर्ष्या और निराशा से मेरा मन जल उठा। यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन मुझे शुरुआत से अंत तक इस भयानक कहानी का सच बताना होगा। इसीलिए मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेरे मन में घृणा और बेचैनी से भरी एक उम्मीद जाग उठी। मुझे उस अनजान पत्र में सर पर्सिवल ग्लाइड पर लगाए गए अस्पष्ट आरोप याद आए। क्या पता वे आरोप सच हो, क्या पता उनकी सच्चाई साबित हो जाए इससे पहले कि शादी के लिए सहमति दी जाए और विवाह संधि पर दस्तखत हो जाए। तब से मैंने सोचा कि शायद उस समय मेरे मन में सिर्फ मिस फेयरली की भलाई की भावना थी, लेकिन मैं खुद को धोखा नहीं दे पाया। मैं खुद को कभी यह विश्वास नहीं दिला सका कि वह भावना सिर्फ निस्वार्थ प्रेम थी। वह भावना बेपरवाह, प्रतिशोधी और निराशाजनक नफरत के रूप में शुरू हुई थी और ख़त्म भी हुई उस आदमी के लिए जो उससे शादी करने वाला था। अगर हमें कुछ पता लगाना है, मैंने कहा, तो हमें 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं एक बार फिर कहूँगा कि माली से दोबारा सवाल करना सही रहेगा और उसके बाद गांव में भी पूछताछ करनी चाहिए। मैं दोनों मामलों में आपकी मदद कर सकती हूँ, मिस हेलकॉम ने कहा और खड़ी हो गई। आइए मिस्टर हार्टराइट, अभी चले और जितना हो सके साथ मिलकर कोशिश करें। मैं दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक रुक गया और एक अहम सवाल पूछ लिया। उस गुमनाम पत्र के एक हिस्से में मैंने कहा, काफ़ी व्यक्तिगत बातें लिखी है। सर पर्सिवल ग्लाइड का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन क्या वह वर्णन उनसे मिलता है? बिल्कुल सही, यहाँ तक कि उनकी उम्र भी सही बताई गई है, 45 साल। 45 साल? और वह अभी 21 से भी कम उम्र की थी। हर दिन ऐसे विवाह होते हैं जहाँ बड़े उम्र वाले पुरुष कम उम्र की महिलाओं से शादी करते हैं और अनुभव बताता है कि ऐसे विवाह अक्सर सफल होते हैं। मुझे यह पता था, फिर भी जब मैंने उनकी उम्र की तुलना उससे की तो मेरे मन में उनके प्रति अंधी नफरत और अविश्वास बढ़ गया। हाँ, बिल्कुल सही, मिस हेलकॉम ने कहा, यहाँ तक कि उनके दाहिने हाथ पर बने निशान का भी जिक्र है जो उन्होंने कई साल पहले इटली की यात्रा के दौरान पाया था। लेखक को उनकी हर खासियत अच्छी तरह मालूम है। अगर मुझे सही याद है
तो उनका खांसी से परेशान होना भी लिखा है। हाँ, और सही लिखा है। वो खुद इसे मामूली समझते हैं, लेकिन कभी कभी उनके दोस्तों को इसकी चिंता होती है। मुझे लगता है उनके बारे में कभी कोई बुरी अफवाह नहीं सुनी गई है ना? मिस्टर हार्टराइट, मुझे उम्मीद है कि आप इतने अन्यायी नहीं होंगे कि उस कुख्यात पत्र का असर आपके ऊपर पड़े। मेरे गाल लाल हो गए क्योंकि मुझे पता था कि उस पत्र ने मुझ पर असर किया था। उम्मीद है नहीं, मैंने घबराकर जवाब दिया। शायद मुझे यह सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं था। मुझे खुशी है कि आपने यह सवाल पूछा, उन्होंने कहा, क्योंकि इससे मैं सर पर्सिवल की साख का सही पक्ष बता सकती हूँ। मिस्टर हार्टराइट, उनके खिलाफ न तो मुझे कभी कोई अफवाह सुनाई दी है और न ही मेरे परिवार को। उन्होंने 2 चुनावों में सफलतापूर्वक भाग लिया है और हर बार बिना किसी नुकसान के बाहर आए हैं। इंग्लैंड में ऐसा आदमी वही होता है जिसका चरित्र मजबूत माना जाता है। मैं चुपचाप उनका दरवाज़ा खोलकर बाहर चला आया। उन्होंने मुझे अभी तक आश्वस्त नहीं किया था। अगर स्वर्ग से कोई देवदूत आकर मेरी आंखों के सामने अपनी किताब खोल देता और कहता यही सच है, तब भी मैं नहीं मानता। हमने माली को वैसे ही काम करते पाया जैसा रोज होता था। कितनी भी पूछताछ की जाए, उसकी अडिग मूर्खता से कोई महत्वपूर्ण जवाब नहीं मिला। जिसने उसे पत्र दिया था वह एक बुजुर्ग महिला थी। उसने उससे एक शब्द तक नहीं कहा और जल्दी जल्दी दक्षिण की तरफ चली गई। बस यही माली हमें बता सका। गांव घर के दक्षिण में था, इसीलिए हम गांव की तरफ चल पड़े। लिम्ब्रिज में हमने हर तरफ धैर्य के साथ पूछताछ की, हर तरह के लोगों से, लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। गांव के 3 लोगों ने ज़रूर हमें भरोसा दिलाया कि उन्होंने उस महिला को देखा था, लेकिन वे उसका वर्णन नहीं कर पाए और न ही यह बता सके कि वह किस दिशा में जा रही थी। इसीलिए ये 3 लोग, जो बाकी सबकी तुलना में थोड़े जागरूक थे, हमारे लिए उतनी मददगार नहीं साबित हुए जितना हमने सोचा था। हमारी बेकार कोशिशों के चलते हम गांव के उस छोर तक पहुंच गए जहां मिसेस फेयरली द्वारा स्थापित स्कूल था। जब हम लड़कों के हिस्से के पास से गुजर रहे थे तो मैंने स्कूल मास्टर से आखिरी बार पूछताछ करने का सुझाव दिया, क्योंकि उनके पद की वजह से वह गांव में सबसे समझदार व्यक्ति होंगे। मुझे डर है कि उस समय स्कूल मास्टर अपने छात्रों में व्यस्त हो गए, मिस हेलकॉम ने कहा। जब वह महिला गांव से होकर गुजरी थी, फिर भी कोशिश कर सकते हैं। हम खेल मैदान में दाखिल हुए और स्कूल की खिड़की से अंदर झांकते हुए पीछे बने दरवाजे तक पहुँचे। मैं एक पल के लिए खिड़की पर रुक गया और अंदर देखा। स्कूल मास्टर अपनी ऊंची मेज पर बैठे थे, पीठ हमारी तरफ, और छात्रों को डांट रहे थे। सभी छात्र उनके सामने इकट्ठा थे, सिवाय एक के। वह एक मजबूत सफ़ेद बालों वाला लड़का था जो सबसे अलग कोने में स्टूल पर खड़ा था, जैसे अकेला बड़ा छोटा क्रूज़ो अपने ही रेगिस्तान में दंडित और अलग थलग। जब हम दरवाजे तक पहुँचे तो वह आधा खुला था। बरामदे के नीचे रुकते ही स्कूल मास्टर की आवाज़ साफ सुनाई दी। अब सुनो बच्चों, उनकी आवाज़ आई। ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैंने स्कूल में भूतों की बात दोबारा सुनी तो सबके लिए बुरा होगा। भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और जो बच्चा भूतों पर यकीन करता है वह उस चीज़ पर यकीन करता है जो असंभव है।
और जो बच्चा निम्री स्कूल में पढ़ता है और असंभव चीज़ पर यकीन करता है, वह तर्क और अनुशासन के खिलाफ जाता है और उसे दंड मिलना चाहिए। तुम सब देख रहे हो, वह जेकब पोस्टल वाइट स्टूल पर खड़ा है। उसे दंड इसीलिए नहीं मिला कि उसने कहा कि उसने कल रात भूत देखा था, बल्कि इसीलिए मिला कि वह बहुत बदतमीज और जिद्दी है, जो तर्क नहीं सुनता और बार बार कहता है कि उसने भूत देखा, जबकि मैंने कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई और तरीका काम नहीं करेगा तो मैं भूत को जेकब पोस्टल वाइट से निकाल दूंगा, और अगर यह बात बाकी बच्चों में फैली तो मैं और सख्ती करूंगा और भूत को सबके अंदर से निकाल दूंगा। लगता है हमने आने के लिए बहुत ही अजीब समय चुना है, मिस हेलकॉम ने कहा, और स्कूल मास्टर की डांट सुनते सुनते दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। हमारे अंदर आते ही लड़कों में हलचल मच गई। उन्हें लगा मानो हम खास तौर पर जेकब पोस्टल वाइट को डांटते देखने आए हैं। तुम सब घर जाकर खाना खा लो, स्कूल मास्टर ने कहा, सिवाय जेकब के। जेकब यहीं रहेगा और अगर भूत चाहे तो उसे खाना दे देगा। जब उसके दोस्त चले गए और खाने का कोई इंतज़ाम नहीं रहा तो जेकब का हौसला जवाब दे गया। वह जेब से हाथ निकालकर अपने नकल्स यानी कि उंगलियों के जोड़ों को ध्यान से देखने लगा। फिर उन्हें धीरे धीरे आंखों के पास ले जाकर गोल गोल घुमाने लगा। हर घुमाव के साथ वह नाक से बार बार सुड़कने लगा, जैसे छोटे बच्चों की परेशानी की नाक से चलने वाली गोलियां। हम आपसे एक सवाल पूछने आए हैं, मिस्टर डेम्स्टर, मिस हेलकॉम ने स्कूल मास्टर से कहा। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आपको भूत भगाने में व्यस्त पाएंगे। ये सब हो क्या रहा है? असल में क्या हुआ है? स्कूल मास्टर ने जवाब दिया, वह शरारती लड़का पूरे स्कूल को डरा कर रखे हुए है, मिस हेलकॉम। कहता है कि कल शाम उसने भूत देखा। मैंने जितना समझाया फिर भी वह अपनी बेवकूफ़ी भरी बात पर अड़ा है। यह तो बहुत ही अजीब बात है, मिस हेलकॉम बोली। मुझे नहीं लगता था कि किसी लड़के में इतना ज़्यादा कल्पना होगी कि वह भूत देख सके। यह तो लिम्ब्रिज में बच्चों के दिमाग को गढ़ने के काम में एक नया सिरदर्द जोड़ गया है। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, मिस्टर डेम्स्टर। फिलहाल मैं बताना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे यहाँ क्यों देख रहे हैं और मैं क्या जानना चाहती हूँ। इसके बाद उन्होंने स्कूल मास्टर से वही सवाल पूछा जो हमने गांव के लगभग हर व्यक्ति से पहले ही पूछा था। जवाब भी वैसा ही मिला। मिस्टर डेम्स्टर ने उस अजनबी को कभी देखा ही नहीं जिसकी हम तलाश कर रहे थे। हमें वापस घर लौट जाना चाहिए, मिस्टर हार्टराइट, मिस हेलकॉम ने कहा। जो जानकारी हमें चाहिए वह यहाँ मिलती नहीं लगती। वह मिस्टर डेम्स्टर को अलविदा कर चुकी थी और स्कूल से बाहर जाने ही वाली थी कि उसे जेकब पोस्टल वाइट की बेचारगी दिखी। वह अपराध की सीट पर बैठा सिसक रहा था। जैसे ही वह उसके पास से गुजरी, उसकी तरफ ध्यान गया और वह मुस्कुराते हुए रुक गई ताकि दरवाज़ा खोलने से पहले उस छोटे कैदी से एक शब्द बोल सके। तुम बेवकूफ़ लड़के, उसने कहा, तुम मिस्टर डेम्स्टर से माफ़ी क्यों नहीं मांगते और उस भूत की बात क्यों कर रहे हो? अरे पर मैंने भूत देखा था। जेकब पोस्टल वाइट डर के मारे आंखें फैलाकर रो पड़ा। बकवास, तुमने कुछ नहीं देखा। भूत वगैरह, कौन सा भूत? तभी स्कूल मास्टर बीच में बोले, थोड़ा असहज होकर, माफ़ कीजिए मिस हेलकॉम, लेकिन मेरा मानना है कि आपको लड़के से ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहिए। उसकी जिद्दी कहानी
विश्वास से परे है और आप अनजाने में उसे। अनजाने में क्या? मिस हेलकॉम ने तेज आवाज में पूछा। अनजाने में अपनी भावनाएं आहत कर बैठेगी, मिस्टर डेम्स्टर घबरा कर बोले। सच में मिस्टर डेम्स्टर, आप मेरी भावनाओं को बहुत कमज़ोर समझते हैं जो एक ऐसे छोटे लड़के से आहत हो जाएगी। वह व्यंग भरी मुस्कान के साथ जैकब की तरफ मुड़ी और सीधे उससे पूछने लगी, आओ, मैं सब जानना चाहती हूँ। शरारती लड़के, तुमने भूत कब देखा? कल शाम अंधेरा होते समय, जैकब ने जवाब दिया। ओह, तो तुमने उसे कल शाम ट्विलाइट में देखा? वह कैसा था? सफ़ेद कपड़ों में, जैसा एक भूत होना चाहिए, जैकब ने अपने सालों से ज़्यादा आत्मविश्वास से कहा। और वह कहाँ था? वहाँ दूर कब्रिस्तान में, जहाँ भूत होना चाहिए, जैकब ने बताया। अरे बेवकूफ़, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे बचपन से ही तुम्हें भूतों की आदतें और रीति रिवाज पता हो। खैर, तुम्हें जो अपनी कहानी तो पूरी तरह याद है। मुझे लगता है अगला तुम ही यही बताओगे कि यह भूत किसका था। अरे लेकिन मैं बता सकता हूँ, जैकब ने सिर हिलाते हुए उदास गर्व के साथ कहा। मिस्टर डेम्स्टर पहले ही कई बार बोलने की कोशिश कर चुके थे जब मिस हेलकॉम जैकब से सवाल कर रही थी। अब उन्होंने जोर देकर बीच में बात की ताकि उनकी आवाज़ सुनाई दिए। माफ़ कीजिए मिस हेलकॉम, उन्होंने कहा, अगर मैं कहूँ तो आप बच्चे को ऐसे सवाल पूछकर उसकी हिम्मत बढ़ा रही है। मैं बस एक आखिरी सवाल पूछूंगी मिस्टर डेम्स्टर, फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, उन्होंने कहा। फिर जैकब की तरफ मुड़ते हुए पूछा, तो बताओ, वह भूत किसका था? मिसेस फेयरली का भूत था, जैकब ने फुसफुसाकर जवाब दिया। इस अजीब जवाब से मिस हेलकॉम को इतनी नाराज़गी हुई कि वह गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने अचानक जैकब की तरफ देखा, जिससे वह डरकर रो पड़ा। वह उसके मुंह से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन खुद को रोक लिया और हेडमास्टर की तरफ देखकर बोली, ऐसे बच्चे को उसके कई शब्दों की जिम्मेदारी देना बेकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी ने उसके दिमाग में यह बात डाली होगी। अगर इस गांव में कोई ऐसा है जिसने मेरी माँ की याद का सम्मान और कृतज्ञता भूल गया है, तो मैं उन्हें खोज निकालूंगी, और अगर मेरी मिस्टर फेयरली पर कोई असर है तो उन्हें सज़ा दिलवाऊंगी। मास्टर डेम्स्टर बोले, मुझे आशा है, सच कहूँ तो मुझे यकीन है मिस हेलकॉम कि आप गलत सोच रही है। यह मामला बस बच्चे की जिद और मूर्खता का है। कल शाम वह चर्च के पास से गुजर रहा था, तभी उसने एक सफ़ेद कपड़े वाली औरत देखी या देखा समझा। वह आकृति असली हो या कल्पना, वहीं खड़ी थी जहाँ हर कोई लिमरिज में जानता है वह संगमरमर का क्रॉस है। सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी नहीं था कि यह जवाब खुद बच्चे के दिमाग में आ जाए, और वह भी इतना स्वाभाविक कि आपको झटका लग जाए। हालांकि मिस हेलकॉम पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, फिर भी उन्हें लगा कि स्कूल मास्टर की बात इतनी तर्कसंगत है कि उसे खुले तौर पर नकारना उचित नहीं होगा। उन्होंने बस धन्यवाद कहा और वादा किया कि जब उनकी शंकाएं दूर हो जाएगी तो वे फिर मिलेगी। इतना कहकर उन्होंने झुककर अभिवादन किया और स्कूल रूम से बाहर निकल गई। इस पूरी अजीब घटना के दौरान मैं अलग खड़ा होकर ध्यान से सुन रहा था और अपने निष्कर्ष खुद बना रहा था। जैसे ही हम अकेले हुए, मिस हेलकॉम ने मुझसे पूछा कि मैंने जो सुना उस पर कोई राय बनाई या नहीं। मैंने कहा, मेरी राय बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि लड़के की कहानी ही कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर बता रही है। सच कहूँ तो मैं
मिसेस फेयरली की कब्र पर बने स्मारक को देखना और उसके आसपास की जगह का निरीक्षण करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, आप कब्र देख सकते हैं। इसका जवाब देने के बाद वह कुछ पल चुप रही और सोचती रही। फिर बोली, जो कुछ स्कूल रूम में हुआ उसने मेरे ध्यान को पूरी तरह भटका दिया है। जब मैं पत्र के विषय पर लौटने की कोशिश करती हूँ तो थोड़ा भ्रमित हो जाती हूँ। क्या हमें आगे कोई जांच करने का विचार छोड़ देना चाहिए और इसे कल मिस्टर गिलमोर के हाथ में सौंप देना चाहिए? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं मिस हेलकॉम। स्कूल रूम में जो हुआ उसने मुझे इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। वह बोली, यह आपको क्यों प्रेरित करता है? मैंने कहा, क्योंकि इससे मेरे मन में पहले से उठी एक शंका और मजबूत हो गई है। जब आपने मुझे वह पत्र पढ़ने के लिए दिया था, उन्होंने कहा, मुझे लगता है आपके पास इस शंका को मुझसे छुपाकर रखने के कुछ कारण होंगे। मैंने जवाब दिया, मैं खुद इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहता था। मुझे यह बिल्कुल बेतुका लगा। मैं इसे अपनी कल्पना के किसी जिद का नतीजा समझकर नकारता रहा, लेकिन अब मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सिर्फ आपके सवालों पर लड़के के जवाब ही नहीं, बल्कि स्कूल मास्टर के मुंह से अनजाने में निकले कई बातें मेरे जहन में घूम रही है। मैंने उस विचार को अपने मन में फिर से जबरदस्ती रख लिया है। हो सकता है घटनाएं बाद में साबित कर दे कि यह विचार सिर्फ एक भ्रम था मिस हेलकॉम, लेकिन इस समय मेरे मन में यह विश्वास बहुत मजबूत है कि चर्च यार्ड में दिखा हुआ कल्पित भूत और अनाम पत्र लिखने वाला व्यक्ति दोनों एक ही है। यह सुनकर मिस हेलकॉम का चेहरा पीला पड़ गया और उसने उत्सुकता से मेरी तरफ देखा। कौन व्यक्ति? उसने पूछा। स्कूल मास्टर ने अनजाने में बता दिया। जब वह उस आकृति के बारे में बोल रहा था जिसे लड़के ने चर्च यार्ड में देखा, तो उसने उसे एक सफ़ेद कपड़े वाली औरत कहा था। क्या वह एन कैथरीन थी? हाँ, एन कैथरीन ही। उसने अपना हाथ मेरी बाह पर रखा और भारी होकर उस पर झुक गई। मुझे नहीं पता क्यों, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन आपके इस शक में कुछ ऐसा है जो मुझे चौंका रहा है और असहज कर रहा है। मुझे लगता है। वह रुक गई और हंसने की कोशिश की। मिस्टर हार्टराइट, वो आगे बोली, मैं आपको कब्र दिखा दूंगी और फिर सीधे घर लौट जाऊंगी। मुझे लॉरा को ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे उसके पास रहना चाहिए। जब वह यह कह रही थी तब हम चर्च यार्ड के पास पहुंच चुके थे। चर्च एक उदास ग्रे पत्थरों से बना भवन था जो एक छोटी घाटी में बना था ताकि चारों तरफ फैली बंजर जमीन से आने वाली ठंडी हवा से बचा सके। कब्रिस्तान चर्च के किनारे से थोड़ी ऊपर की तरफ फैला था। इसे एक खुरदरी नीची पत्थर की दीवार ने घेर रखा था और यह खुले आसमान के नीचे था, सिवाय एक छोर पर जहाँ एक छोटी नदी पथरीली ढलान से बहती हुई आती थी और बौने पेड़ों का झुंड अपनी पतली छाया घास पर डाल रहा था। नदी और पेड़ों के ठीक आगे और 3 पत्थर की सीढ़ियों में से एक के पास, जहाँ से लोग चर्च यार्ड में प्रवेश करते थे, सफ़ेद संगमरमर का एक क्रॉस बना था जो मिसेस फेयरली की कब्र को बाकी साधारण कब्रों से अलग पहचान देता था। मिस हेलकॉम ने कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे अब आपके साथ आगे जाने की ज़रूरत नहीं। आप मुझे बता दीजिए अगर आपको कुछ ऐसा मिले जो आपने अभी मुझे बताया उस विचार की पुष्टि करे, फिर हम दोबारा मिलेंगे।